टॉप 5 यूपीएससी मिस्टेक्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तमाम गलतियां हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आमतौर पर करते हैं और उस वजह से इस यूपीएससी की चक्री में 4 से 5 साल मिनिमम बर्बाद करके इसमें से निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच। अपने इस कोचिंग की जर्नी में मैंने एक चीज पाई है कि ऐसी कुछ गलतियां होती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमेशा करते हैं और उस वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, जबकि उनमें सिलेक्ट होने का पोटेंशियल होता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम, अगर आपने इनमें से कोई गलतियां की भी है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने आपको वीडियो के एंड में 2 बोनस टिप्स आपके लिए रखी है, जिससे आपको, अगर आपने ये गलतियां की भी है तो उसका निवारण आप कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन कौन सी गलतियां की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है नॉट टारगेटिंग योर अटेम्प्ट। अब इसका मतलब यह है कि आप यूपीएससी की जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो पढ़ाई भी चालू रखते हैं और उसके साथ ही अपना अटेम्प्ट भी चालू कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको अटेम्प्ट तभी देना चाहिए जब आपकी पढ़ाई पूरी हो, और पूरी पढ़ाई का मतलब यह है कि आपकी मेंस की पढ़ाई पूरी हो, यानी 1750 नंबर की आपकी थरो प्रिपरेशन हो, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी पूरी तरह से होनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपके पूरी तरह से देखे जाने हुए होने चाहिए, और प्लस उसकी कम से कम 2 से 3 रिविजन होनी चाहिए। तो ऐसा करने में कम से कम 1-1.5 साल लगता है मिनिमम। और अगर आप ऐसा नहीं करके आप प्रिपरेशन शुरू करके साथ में अगर अटेम्प्ट देते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप उसी भीड़ में से एक होंगे जो इसमें होते हैं, यानी जो लाखों लोग आके इस एग्जाम को देते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, और फाइनली इसमें से अनसक्सेसफुली 4-5 साल बर्बाद करके निकल जाते हैं। देखिए, इसमें एक और बहुत बड़ी गलती जो प्रिपरेशन करते समय करते हैं वो ये है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। आप मुझे ये बताइए, प्रीलिम क्लियर करके आप क्या करेंगे? आपको ये एग्जाम फाइनली क्लियर करना है। देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास द एंटायर एग्जाम। यू मस्ट पास दिस एंटायर एग्जाम इन वन गो। आपने इस साल प्रीलिम पास किया, अगले साल फिर से प्रीलिम फेल हो गए, अगले साल प्रीलिम पास करके मेंस दिया, फाइनली नहीं हुआ, इसमें कोई मतलब। कई लोग तो इस एग्जाम को इस गलत धारणा के साथ अटेम्प्ट करते हैं। वो ये है कि उनको लगता है कि अगर इस साल प्रीलिम्स नहीं दिया तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई, साल तो आपका वैसे भी वेस्ट होने वाला है, ये आप क्यों भूल जाते हैं? आपका यूपीएससी ने आपके लिए कोई हार बना के रखा है, या आपने एग्जाम देने का निर्णय लिया है तो क्या यूपीएससी ने आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा उन पे कोई ऑब्लिगेशन है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप प्रीलिम्स, आपका साल वेस्ट कैसे होगा? आपका साल वेस्ट तो वैसे भी होने वाला। आप प्रीलिम्स देके अपने इनफैक्ट पूरे प्रिपरेशन को जियोपर्टाइज कर देते हैं। आपको ये प्रीलिम्स ना देके उस साल को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है उस बारे में सोचना चाहिए। आपका एक टाइम बाउंड, टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये गलती आप कभी ना करें कि अपनी पढ़ाई के साथ अटेम्प्ट देना चालू करें। मिस्टेक नंबर 2 इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। अब यूपीएससी की पढ़ाई में वैसे देखा जाए तो जीएस में तो वही सब है जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यही सब है। इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म है। लेकिन अब होता क्या है कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं, लोग अलग अलग फील्ड्स में ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमने ये सब चीजें जो स्कूल में पढ़ी होती है ये सब भूल जाते हैं, और फिर एकदम से क्लास ज्वाइन करना और उसमें हाई लेवल की किताबें, सीधा बिपिन चंद्रा से पढ़ाई शुरू करना, फिर रमेश सिंह या लक्ष्मीकांत, इन सब चीजों से सीधा पढ़ाई करने से अच्छा अपना पहले एक बेस बना लीजिए। वो बेस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये स्कूल की किताबें, तो एनसीईआरटी की किताबें जरूर पहले पढ़नी चाहिए। और ये गलती कैंडिडेट्स हमेशा करते हैं कि उसकी पढ़ाई बेसिक से ना शुरू करते हुए सीधा क्लास के नोट्स, बड़ी बड़ी किताबें यहां से करते हैं। बेसिक से अगर पढ़ाई शुरू करेंगे किसी भी टॉपिक की, मान लो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे भी ये तो स्कूल के बच्चों की किताब है। जब आप एक लेवल पे आते हैं, जब आप इस एग्जाम देने के लेवल पे आते हैं, तो आप ऑलरेडी 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुके होते हैं। तो तब तक आपकी एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। तो इसके चलते आपको ये सारी जो स्कूल की किताबें हैं ये बहुत जल्दी आपकी कवर हो जाएंगी। तो अपनी प्रिपरेशन को बेसिक से ना शुरू करना, ये एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है यूपीएससी की। यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लोग आ जाते हैं, उनको कोई बेसिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। जीडीपी क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म मालूम होगा लेकिन जीडीपी का मतलब नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत हमेशा बेसिक से कीजिए।
तो इसी के साथ हम आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। एंड मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट कंसिडरिंग द सिलेबस एंड PYQs। ये भी मैंने एक कॉमन मिस्टेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स में इतने अपने सालों की जर्नी में देखी है, और वो ये है कि आप पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, 6 महीने हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, साल भी हो जाता है, लेकिन सिलेबस को कभी देखते भी नहीं है। अरे भाई, यूपीएससी ने क्या पूछना है एग्जाम में, वो उनके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। आप पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, फिर ऑप्शनल, इन सब के सिलेबस को तो अच्छे से देखिए। सिलेबस में जो जो दिया है उसको आप अच्छे से एक एक पॉइंट कवर करते करते चलिए, और उसके ऊपर नोट्स बनाइए, माइक्रो नोट्स बनाइए, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीलिम्स के भी देखिए, मेंस के भी देखिए, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे हम अभी आगे आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप सिलेबस को कंसीडर ही नहीं करते। हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री को पढ़ते चले गए। अब कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऐसे तो फिर अब देखा जाए तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीजें हिस्ट्री की अगर पढ़ते रहेंगे तो इसी में 1 साल निकल जाएगा। इसको मास्टर करने के चक्कर में रहेंगे। तो एक और गलती लोग ये करते हैं कि यूपीएससी को ठीक से समझते नहीं है। यूपीएससी का पर्पस आपका स्कॉलरली एप्टीट्यूड देखना नहीं है, आपकी हिस्ट्री की इन डेप्थ नॉलेज देखना नहीं है। आप वो चाहते हैं कि आपको हर चीज का एक अवेयरनेस रहे। तो उस अवेयरनेस लेवल को कैसे देखना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। पिछले 20 साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, एंशिएंट इंडिया से कैसे पूछे, या इकोलॉजी एनवायरनमेंट से कैसे पूछे। तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए ही प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो ऐसे तो हर टॉपिक इतना वास्ट है कि उसकी तो पढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आमतौर पर करते हैं, और वो ये है कि सिलेबस को कंसीडर नहीं करते और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को नहीं देखते। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज नॉट डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक। देखिए, ये एग्जाम 1750 नंबर का मेंस है, 275 मार्क्स इंटरव्यू, और इनके टोटल पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है द वे यू राइट। सो यू मस्ट राइट। आपका सिलेक्शन तो घूम फिर के लिखने पे ही होने वाला है ना। आपका नॉलेज कितना है ये इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। आपका नॉलेज टॉपर से भी ज्यादा है, या आपका नॉलेज दुनिया में भी सबसे ज्यादा है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स इन द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन बेकार है। तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये आप इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं है। और फिर ये सरप्राइज मत होना कि आपने इसमें 4-5 साल बर्बाद कर दिए। आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। अगर मान लो आप प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाते हैं और मेंस लिखते टाइम पर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते भी है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाते, तो फिर क्या फायदा हुआ? आपने 60% ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, जबकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते थे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको आंसर लिखते भी आने चाहिए और उसको फास्ट भी लिखते आने चाहिए। कितने हजारों वर्ड्स 3 घंटे में लिखने होते हैं, आप उसका हिसाब लगाइए। सो इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स। और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं और पीछे रह जाते हैं और फिर घूम फिर के सिलेक्ट नहीं होते। इस एग्जाम में हर कोई अपने 4-5 साल बर्बाद करने ही आता है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक मैंडेट है कि उसको इतने इतने सिलेक्ट करने हर साल। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, आप अपना पहले प्रिपरेशन करो, उसकी अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये गलती कभी मत करना कि आपने आंसर नहीं लिखे, बिना आंसर लिखे एग्जाम देने पहुंच गए। और अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो वैसे भी आप टॉप कंटेंडर्स में आ गए, क्योंकि मेंस भी अब जैसे इस साल मेंस 10,000 लोग पास हुए, 10-12 हजार जितने भी पास होते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए की प्रिपरेशन करके इसमें आते और वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो वैसे भी तुम्हारे रेस में नहीं है। तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको अपने कंपटीशन लेवल को भी तो ध्यान में रखना है। आपके कंपटीटर्स कौन है? आपके कंपटीटर्स वो है जो ऑलरेडी 3-4 साल प्रिपेयर कर चुके हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आपके कंपटीटर्स हैं। हर कोई ये एग्जाम आईएएस बनने के लिए देता है। मान लो कोई रेलवेज की किसी सर्विस में लगा है, कोई डिफेंस अकाउंट सर्विस में लगा है, वो भी ये एग्जाम फिर से देता है, तो वो भी तो आपका कंपटीटर है। तो ऐसे लोगों से compete करना है तो आप बिना आंसर लिखे क्या सोच के इस एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं, पहले ये सोचिए।
आप अटेम्प्ट देने के चक्कर में मत पड़िए। हमने जो फर्स्ट गलती इसकी मेंशन की थी, दैट इज नॉट टारगेटिंग योर अटेम्प्ट। आप एक अटेम्प्ट पहले टारगेट कीजिए और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में आपका उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5 इज फॉलोइंग द टॉपर्स। अब नाउ दिस में साउंड काउंटर इंट्यूटिव। आप बोलेंगे कि टॉपर्स को क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए? मैं इसलिए बोल रहा हूं नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए, हर इंसान अलग होता है, सबके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, सबका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, और उसके अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस से लेके दुनिया भर के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसने किसी टॉपर ने एक पर्टिकुलर मॉडल फॉलो किया और उस पे उसको सक्सेस मिली, तो वैसा ही करने से आपको मिलेगी ऐसा नहीं है। आपको अपना पाथ खुद ढूंढना है। तो आप अपना पाथ खुद ढूंढेंगे कैसे? तो जब आप एग्जाम के ही चक्री में फंसे रहेंगे, आपको एग्जाम के लिए रुकना है, आपको अपना एक अटेम्प्ट ईयर टारगेट करना है और उस टारगेट को माइंड में रखते हुए अभी से अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में फोकस करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वही करेंगे जो यहाँ पे 99% लोग करने आते हैं या 99.99% लोग करने आते हैं, वो है अपने सालों साल बर्बाद। आप अपने सालों साल बर्बाद अगर करना चाहते हैं तो आप इन्हीं गलतियों को करते रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इस पूरी चक्री के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होते हैं कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस का कोई मतलब नहीं होता आप सिलेक्ट हो या ना हो, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। वैसे अपनी जगह वो गलत भी नहीं है, उन्होंने आपको सिलेबस करवा दिया, आंसर राइटिंग करवा दी। देखिए, आपको कुछ गलतियां हैं, ये जो डूज एंड डोंट्स है, ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप इसमें सालों साल बर्बाद करके ही जाने वाले हो, जो हर कोई करता है। यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उनका क्या लेना देना। ये आपके लिए है कि आपको किस वे में अपनी प्रिपरेशन को ओरिएंट करना और फाइनली इसमें से सक्सेसफुली बाहर निकलना है। तो कभी भी टॉपर्स को फॉलो करते समय आप उनसे उसका एक मोटिवेशनल पार्ट हो सकता है कि आप उनको अपना एक आइडल मान सकते हैं कि हमको भी 4th रैंक लानी है, हमको 5th रैंक लानी है, टॉप 10 में आना है, या इवन ऑल इंडिया 1 रैंक लानी है। ये एक उसका मोटिवेशनल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो किया वो आप ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप उस डायरेक्ट उस पाथ को फॉलो करेंगे तो वो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। आपको अपना पाथ खुद ढूंढना है। तो इसी के साथ हमारी ये 5 टॉप मिस्टेक्स हो गई है। अब अगर आपने इनमें से कोई भी एक मिस्टेक या 2 मिस्टेक या कितनी भी मिस्टेक की है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। और अब अगर मान लो आपने इसमें से 1 या 2 या कुछ मिस्टेक्स कर दिए तो उसमें से बाहर कैसे निकले, तो उसके लिए आपको कुछ रेजोल्यूशंस बनाने चाहिए। मैं आपको 2 टिप्स दे रहा हूं जिसकी वजह से अगर आपने ये मिस्टेक्स की भी हैं तो उसमें से आप सक्सेसफुली बाहर निकल सकते हैं। तो उसमें रेजोल्यूशन नंबर 1, आप एक अपने लिए एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि जब तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं होता मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा या अटेम्प्ट नहीं दूंगी। इससे क्या होगा कि आप अपना एक अटेम्प्ट ईयर टारगेट करेंगे और उस अटेम्प्ट को फ्लाइंग कलर्स में पास करने के लिए आप अभी से उसके पीछे लग जाएंगे। तो आप पहले अपना सिलेबस उठाइए, यूपीएससी का जीएस का सिलेबस उठाइए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में क्या टॉपिक्स है, क्या सब टॉपिक्स है, इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट में, इसको आप अच्छे से एक एक करके कंप्लीट करना शुरू कीजिए। उसके नोट्स बनाइए, उसके ऊपर आंसर्स लिखिए। अगर आपको आपका कोई मेंटर है या आपकी कोई कोचिंग क्लास है उसमें जरूर उनको दिखाइए, उनसे इनपुट्स लीजिए और फिर उसकी रिविजन्स कीजिए। तो जब तक आपकी पूरा सिलेबस, उसकी 3-4 रिविजन्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेडी ना हो तब तक अटेम्प्ट नहीं देना। ये आप एक रेजोल्यूशन बनाइए। सेकंड रेजोल्यूशन जो आपको बनाना है वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज करनी है। ये एक रेजोल्यूशन अगर नहीं बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मान लो आप प्रीलिम्स में टॉप भी कर जाते हैं, आपका दुनिया बहुत ही बड़ा नॉलेज बेस बन जाता है। ऐसे कितने हमारे भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनका इतना अच्छा नॉलेज बेस है, हर साल प्रीलिम पास होते लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको आंसर नहीं लिखने आते। आपको घूम फिर के आंसर ही लिखते आने चाहिए। अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप कितना टाइम लगता है एक आंसर लिखने में? 10-15 मिनट। कम से कम एक आंसर तो लिखिए रोज, और हफ्ते में 1-2 ऐसे लिखिए, 2 नहीं तो कम से कम 1 ऐसे लिखिए। ऐसे का अकेले का 250 मार्क्स का वेटेज है।
नाउ इमेजिन आप इतनी सारी हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पढ़ते हैं, ये पेपर 1 में का जो इतना बड़ा सिलेबस है उसके भी 250 ही नंबर है, और ऐसे का 2 ऐसे लिखने में भी आपको 250 ही नंबर मिलने वाले। तो आप ऐसे पे फोकस कीजिए, आपको अच्छे ऐसे लिखते आने चाहिए, उसके लिए अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, रेगुलरली अच्छे एडिटोरियल्स पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, हो सके तो कुछ दूसरी आउट ऑफ सिलेबस किताबें भी पढ़िए अगर आपको जमता है तो, नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो ये अपनी 2 बोनस टिप्स थी जिसकी वजह से अगर आपने ये मिस्टेक्स की है तो आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, आप यहां पे बाकियों की तरह 4-5 साल बर्बाद करके निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप में इसका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपको एक राइट फोकस मिला होगा कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच किया जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।